अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कराची में पेश आया एक ऐसा वाक़या जिसने मुल्की निज़ाम को एक ही झटके में हिला कर रख दिया। IG सिंध से लेकर SSP तक के ऑफिसर्स की 2 माह की रुख्सत की दरख्वास्तों ने ऐसी मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर पाकिस्तानी तारीख में आज तक नहीं मिलती। एक ऐसा वाक़या जिस पर आर्मी चीफ ने मामले की संगीनी को जांचते हुए फौरी तौर पर नोटिस लिया। यहाँ तक कि सिंध की हुक्मरान जमात के सरबराह बिलावल भुट्टो को भी खुद IG के घर का दौरा करना पड़ा। कहानी बहुत तवील है, लेकिन इस कदर हर ज़बान ज़द-ए-आम है कि इसकी तफसील मजीद बयान करना शायद इतना ज़रूरी नहीं यहाँ। अलबत्ता ये मामला इतना सादा नहीं है कि इस पर बात ना की जाए। हमारा पहला सेगमेंट आज इसी बारे में है। ताहम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में वो खुशखबरी आपको देंगे जिसका तस्करा वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए किया। खबर यह है कि रवा माली साल की पहली तिमाही में करंट अकाउंट 89 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है। आखिर में बात करेंगे कोरोना के मामले पर तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल की। NCOC के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 26,670 टेस्ट किए गए, जिसमें से 660 नए केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं और बदकिस्मती से 19 अफराद की इस मोहलिक वायरस ने जान ले ली है। तो सिचुएशन खासी अलार्मिंग है। बात करने के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद हुए सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुग़ताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अनिका निसार साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तज्ज़ियाकार डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। बात करते हैं सबसे पहले कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर। ये गिरफ्तारी होती है जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी चीफ नोटिस लेते हैं और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद सिंध पुलिस के आला अफसरान अपनी दीगर रुख्सत की दरख्वास्तों को वापस लेते हैं और कहा जाता है IG सिंध की जानिब से कि अभी वो अपना ये फैसला मुलतवी कर रहे हैं, जिसके बाद वो बताएंगे कि आखिर उन्हें फैसला करना क्या है। लिहाजा वो अपने स्टाफ मेंबरान को भी ये हिदायत जारी कर देते हैं कि ये फैसला जो है अभी मौखर कर दिया जाए। अब सिचुएशन, जैसे कि मैंने इब्तदाई में भी कहा, कि इतनी सादी नहीं है कि जिस हद तक नजर आ रही है। कल मीडिया पर जो वावेला मचा वो भी हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से एक के बाद एक करके दरख्वास्तें आ रही थी और तमाम की तमाम दरख्वास्तों में एक ही मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया। नासिर बेग चुग़ताई साहब, ये फरमाइएगा, मशरूत तौर पर दरख्वास्तें वापस तो ले ली गई, ये फैसला हो गया IG सिंध की जानिब से, लेकिन क्या ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो साहब की जो गुफ्तगू हुई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको अगरचे वो बाहर नहीं आई है, लेकिन सारे परिंदे और उकाब कुछ ना कुछ बता ही देते हैं। उसमें ये कहा गया कि जनाब IG के घर जाया जाए और वहाँ पर बात की जाए, उनको रजामंद किया जाए और हम इसको ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराएंगे। जो ज़िम्मेदार हैं वो बच के नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये कि मैं ये इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि गालिबन ये तस्लीम कर लिया गया कि फाउल प्ले हुआ है, और जो हालात बताते हैं, जो वाक़यात बताते हैं, वो भी बताते हैं फाउल प्ले हुआ है। और जो दफ़ात लगाई गई थी पहली FIR में वो काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस नहीं थी। वो मामला छोड़ें, खैर सफदर साहब ने गलती की, जंगले के अंदर कुछ चले गए, वहाँ नारे के लगाए। नारे तो खैर लगते रहते हैं, लेकिन जंगले के अंदर जाना गलती थी। मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, वो मामला गुजर चुका, बहुत आगे चला गया। आज चीफ मिनिस्टर ने, कल चीफ मिनिस्टर के लब बंद थे, वो उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, तहक़ीक़ाती कमेटी तहक़ीक़ात करेगी, उसमें बात करूँगा। आज उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा, 2 बातें कही कि मुझे धमकी दी गई थी कि तुम्हारी हुकूमत गिर जाएगी, तुम्हारी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा और तुम अपना हशर देखोगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं बताऊँ आपको क्या क्या हुआ इन 2 दिनों में तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। जिसके बाद आर्मी चीफ को आना पड़ा। फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे जो कहना है मैं तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने कहूँगा और बाकी लोग भी कहेंगे और IG साहब भी कहेंगे। IG बहुत हर्ट थे कल, बहुत ज़्यादा उनका दिल बोझल था और वो काम नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उनको कायल किया गया। मेरा ख्याल ये कि शायद कोई फ़ोन उनको भी आया बिलावल की मौजूदगी में वहाँ पर, और उनको भी उस नहीं, तो NBC में यही पूछ लूँ ना, ये जो कल और आज की हैपनिंग्स रही हैं, CM सिंध ने भी इजलास बुलाया, बस मामला दब गया या अभी चलेगा और मंतकी अंजाम को पहुँचेगा भी? नहीं,
अभी अभी तो इंक्वायरी शुरू होगी ना जरिया। अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो आप मंतकी नतीजे तक पहुंचेंगे। जब मंतकी नतीजा सामने आएगा तो उसके नतीजे में हेड्स विल रोल। सही। फिर अनिका कल मसला सजाएं लोगों को होंगी और मुझे यकीन है कि वो नतीजे पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अनिका, आईजी सिंध समेत 3 एडिशनल आईजीज, 25 डीआईजीज और 30 एसएसपीज, ये कोई छोटी बात नहीं जो कल कुछ हुआ। अब जब मशरूत फैसला है, दरख्वास्तें वापस ले ली गई, पहुंचेगा ये मंतकी अंजाम तक या नहीं? आज आगे सब अपने अपनी छुट्टी के हवाले से बात करके पीछे रखकर। देखिए, मैंने तकरीबन 1 दहाई अपनी सहाफ़ती जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको निभाते हुए ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। और ये एक बड़ा मुनफरद इंसिडेंट है, इसलिए क्योंकि एक मामला होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। जो नॉन कॉग्निजेबल होता है उसके अंदर मामला जाता है मजिस्ट्रेट के पास। जो भी शख्स होता है, जो भी पार्टी होती है, फरीक होता है, वो मजिस्ट्रेट के पास मामला लेकर जाता है। और मेरी कुछ साबिक आईजीज से इसके हवाले से बात हो रही थी आपके शो से पहले, मेरी अपनी रिकॉर्डिंग से पहले, तो वहाँ यही बात वाजे की गई कि ये मामला नॉन कॉग्निजेबल था, इसके ऊपर मजिस्ट्रेट के ऊपर जाना चाहिए था, ये FIR काटना। उसके बाद फिर डोमिनोज इफेक्ट की तरह सारी की सारी चीजें गिरती हुई नजर आई। आईजी सिंध, उसके बाद DIGs, उसके बाद SSPs, SPs, यहाँ तक कि SHOs एंड बिलो, इस तरीके से रुखसत पे जाना ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था। और इसी को जांचते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल बड़े मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए कल रात को कॉल भी की। और अगर ये कॉल ना होती तो शायद मामला और बढ़ता चला जाता, पॉलिटिसाइज होता चला जाता, क्योंकि उनके इदारे की वर्सेस दूसरे इदारे की बात आ रही थी। याद रखिए कि पंजाब पुलिस जो है वो एक बड़ा इदारा है, सेकंड बड़ा इदारा है मुसल्ला इदारा फौज के बाद, और सिंध पुलिस जो है वो थर्ड बड़ा इदारा है, मुसल्ला इदारा है फौज के बाद। तो ये इदारे तमाम के तमाम, इनके अंदर हमाहंगी तो वैसे ही बहुत जरूरी है। अब वो जो एक कंट्रोवर्शियल ऑडियो आई थी जो कि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब के बाद आई, असल मामला स्टार्ट ही वहां से हुआ है कि CM सिंध ने उन्हें कुछ बताया मोहम्मद जुबैर के बाद, तो उसके बाद मामला ये तमाम स्टार्ट हुआ। और उसके बाद से जो है अब तक ये मामला थमा नहीं है। तो ये मामला अभी भी आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी फाइंडिंग सामने आनी चाहिए। अदरवाइज दिस वुड बी अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर नॉट जस्ट फॉर सिंध पुलिस बट पंजाब पुलिस, KPK पुलिस एंड बलोचिस्तान पुलिस के एक पुलिस का सरबरा इस कदर अंडर प्रेशर लाया जाता है तो फिर आने वाले वक्तों में क्या होगा, ये एक सवाल उठता रहेगा और ये सवाल दबेगा नहीं। तो इसलिए इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ही एक वाहिद हल है। जनरल साहब, कल तक जब वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने कपड़ों से मट्टी झाड़ रहे हैं, बात टाल मटोल से चली जाएगी। लेकिन जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नोटिस लिया तो सब ही मुतहरिक हो गए। अब जब चूंकि वो नोटिस ले चुके हैं तो ये पहुंचेगा मामला अपने मंतकी अंजाम तक। देखिए, मैं तो ये पूछना ये चाहता हूं कि मंतकी अंजाम से हम समझते क्या हैं। इसके 2 पहलू हैं। एक तो जो ये स्टोरी सामने आ रही है कि IG साहब को सो कॉल्ड अगवा किया गया है, कैसे हुआ, वो सब कुछ वो भी सामने आ जाएगा, क्योंकि IG पुलिस हैं, उनके गार्ड भी होगी, वहां पे वीडियो कैमरास भी लगे हुए होंगे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी और आनी भी चाहिए। ये अफसोसनाक वाक़या था अगर वो गवाह हुए हैं। दूसरा मेरे नज़र में वो इससे भी ज़्यादा संजीदा है और जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। एक ऑर्गेनाइज फोर्स, वो सडनली 31 घंटे के बाद 32 घंटे बाद फैसला करती है सबने छुट्टी पे जाना है। और ये अगर आप इसको गौर करें थोड़ा सा, तो ये ऑलमोस्ट एक म्यूटनी की नजर आती है आपको। ये आप इसको अगर इस नज़र से देखते हैं और एक ऑर्गेनाइज फोर्स जो इस किस्म का रवैया अख्तियार करती है और सब एक किस्म के डॉक्यूमेंट है, एक ही होता है और एक वक्त में सारा कुछ आता है, ये इतना सादा नहीं है। इंस्टिगेट किया है किसी ने इनको, विद इन द पुलिस से बाहर से जो भी हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उसको भी अगर आप छोड़ दें, इस किस्म का वाक़या हो जाना और उसके बाद उसको पैसिफाई करने की कोशिश करना, चाहे वो चीफ मिनिस्टर सिंध कर रहे हैं, चाहे बिलावल कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहा है, इससे वो भी गलत है। मैं बता रहा हूँ आपको। ये हम कल का जो वाक़या हुआ है, जिसके बाद जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल का जो वाक़या हुआ है, हमारी बहुत जल्दी नहीं तो मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ टाइम में तो शायद ना हो, अगले 10, 15, 20 साल जो भी जिंदगी आप देख लेंगे, इसका जो असर बाकी होगा, डोमिनेज इफेक्ट, वो बहुत सीरियस होगा इसका। आपने एक ऑर्गेनाइज फोर्स को ये इजाजत दे दी कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहें करें,
वो हड़ताल पे चले जाएं, जो कुछ कर लें, जो कुछ करना चाहें कर लें, और उनको पैसिफाई किया जाएगा। आज तो ये बात हुई, कल से कोई और बड़ी बात भी करेंगे यही पुलिस वाले। सिंध में करेंगे, बलूचिस्तान में करेंगे, केपी में करेंगे, पंजाब में भी करेंगे ये। कल को आपके जिस तरीके से, अगर आपको याद हो, पंजाब में जब एक ब्यूरोक्रेट को अरेस्ट किया गया तो पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी ने कोशिश की थी कि इस किस्म का रवैया अख्तियार करे, हम कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क को, इसकी हैंडलिंग बहुत पुअर हुई, जैसे भी हुई है पूरी हुई है। मैं जिस खतरे का इजहार आपसे कर रहा हूँ, प्लीज उसको नोट कीजिए। ये मंतिक, मेरे नजदीक मंतिकी अंजाम तक पहुंचेगा। नंबर 1, अगर ये अगवा हुआ है जिसमें ये बात की जा रही है, तो उस अगवा करने वाले को, और क्या वजह है जो अगवा करना पड़ा उसको, जब तक ये फैसला नहीं करेगा उन लोगों ने जो किया गलती की, उनको सजा नहीं मिलती। फिर जो पुलिस का रवैया है, उन पुलिस वालों को भी सजा नहीं मिलती जिनको आज हम सारे प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए इनको हीरो मत बनाइए, कल कोई हमारे गले पड़ेगा सारा कुछ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिनको अगवा किया गया और जिनको अगवा करने के लिए जिनको अगवा किया गया उनको भी देखना है कि कहां पर ये सिचुएशन जाके खड़ी होती है। और दूसरा ये कि एक्सक्यूज में नहीं जी, आप मेरी बात नहीं सुन, मेरी जी, बात। जी, जी, नंबर 1, अगर ये केस हुआ है, हाँ, क्यों हुआ है, जिन्होंने उसका देखना चाहिए और उसके मुताबिक जो फैसला करना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी ने ये किया है जो कहा जा रहा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो पुलिस का ये रवैया है जिसपे अचानक ही सब कुछ हो जाता है, ये बगैर इन्वेस्टिगेशन का नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद इन पुलिस ऑफिसर को सजा मिलनी चाहिए। कल को अगर कोई और इदारा और खड़ा होकर बात करना शुरू कर दिया, क्या करेंगे हम लोग? ये सही। सोहरवर्दी साहब, मामला खासे गंभीर हैं। जनरल साहब कह रहे हैं इन पुलिस वालों को देखना चाहिए, इन्होंने किस तरह एक फैसला ले लिया, सिंध का अमन दांव पर लग गया, हीरो मत बनाइए इन्हें। बहरहाल ये बताइए कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? मेरे ख्याल में मंतकी अंजाम को पहुंच गया है। इससे ज़्यादा क्या मंतकी अंजाम हो सकता है कि आर्मी चीफ को नोटिस लेना पड़ गया, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर से लेके इंटीरियर मिनिस्टर तक सब इररेलेवेंट हो गए। ऐसा लगा कि इस पाकिस्तान में कोई सिविल गवर्नमेंट है ही नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर को ये नोटिस लेना चाहिए था, रेंजर्स उनके मतहत थी। डिफेंस मिनिस्टर को ये नोटिस लेना चाहिए था। आर्मी चीफ तक बात गई क्यों? हमने अपने इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के चीफ को इसमें इन्वॉल्व ही क्यों किया? ये बात सिविल गवर्नमेंट आपस में बैठ के क्यों नहीं सेटल कर सकी? क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट थी वो गिरफ्तारी? वो कुलभूषण यादव था, वो कौन था? अगर वो कराची से निकल जाता तो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। जो सारी रात, मेरा मतलब है कि उसे एक बंदे को गिरफ्तारी के लिए सबको उठाए रखा गया। तो मेरा मतलब है कि कौन चाह रहा था गिरफ्तारी और कैसे चाह रहा था? आप ये भी कहें कि इस 2 साल से ये एक वाक़या नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो कंफर्टेबल नहीं है मौजूदा हुकूमत के साथ। उन्होंने, हम बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी ने मौजूदा हुकूमत के साथ अदम ताउन और एक कलम छोड़ हड़ताल की हुई है। काम नहीं कर रहे वो इनके साथ जब से उनके। और ये एक अभी पंजाब का आईजी जब आपने बदला है तो क्या पंजाब के पुलिस अफसरान ने इस तरह मीटिंग नहीं की है? वो तो आईजी साहब खुद स्टैंड नहीं लिए और उन्होंने कहा नहीं मैं जाना चाहता हूँ। अगर वो आईजी साहब भी स्टैंड ले लेते तो उन पंजाब में ये सब कुछ रेप्लिकेट हो जाता। सारे अफसर इकट्ठे तो हो गए थे कि हम आईजी के साथ हैं, इकट्ठे तो ये वाले ऑफिसर भी हुए ना, दे देते हैं, जो कहते हैं दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये तसलसल है। हम कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी को मिस हैंडल कर रहे हैं और उसके नताइज इस तरह खतरनाक आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत को और अरबाब इख्तियार को सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ अपनी हैंडलिंग को बेहतर करना पड़ेगा अगर उन्होंने हुकूमत चलानी है। इस तरह ये हुकूमत नहीं चल सकती। सही। डॉक्टर साहब, मुज़म्मिल साहब फरमा रहे हैं कि मामला मंतकी अंजाम को पहुंच चुका, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लिया जाना ये कोई मामूली बात नहीं है अफसरान की जानिब से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और मैं ये समझता हूँ, जवाब मैं पहले दे दूँ कि जवाब तो ये कि चूँकि आर्मी चीफ इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं तो इसका मंतकी नतीजा तो अंजाम तक तो ये पहुँचेगा, निकलेगा। लेकिन वो मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपको शायद पहले आपसे शेयर कर लूँ कि मुझे क्या नज़र आ रहा है, क्या नतीजा निकलेगा। नतीजा ये निकलेगा कि जी ये सब गलतफहमी का नतीजा था और उसको रफा दफा करके भूल जाएँ। मुझे जो लग रहा है वो ये होने जाएगा। जैसे पहले भी कई दफ़ी, क्योंकि जब हम मंतकी की नतीजे की बात करते हैं तो मंतकी का हमें समझना चाहिए, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, मंतकी का मतलब ये होता है कि आप रिलेशनशिप्स देखते हैं ना, आप कड़ियाँ मिलाते हैं।
और कड़ियाँ मिलाने का मतलब ये है कि पहले जो हालात वाक़यात हुए हैं, इस तरह के पहले वाक़यात हुए हैं, उनका तसलसल कहाँ बन रहा है, तो नतीजा निकलेगा इसका। अच्छा, अब वो वाक़यात क्या है, अब ये देखें पिछले 2-2.5 साल में हुआ क्या है। 2-2.5 साल में ये हुआ है कि इस हुकूमत ने, PTI ने 2-3 काम किए। इनका बुनियादी काम यही रहा है कि जी अपोजिशन को टारगेट किया जाए, उसके लिए एक तरफ नैब को इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, 3 सूबों में तो ये पुलिस को आसानी से इस्तेमाल करते रहे हैं, और किस तरह से करते रहें कि बार बार इन्होंने जो है वो IGs तब्दील किए हैं, आला अफसरान तब्दील किए हैं, यानी जो भी अफसर ज़रा सा भी इनके इशारों पर नहीं चलता उसको ये तब्दील करके दूसरा लगा देते हैं। पंजाब की मिसाल हमारे सामने है, ठीक है। तो जब ये करते हैं तो उसके नतीजे में ये होता है कि केसेस जो अपोजिशन के खिलाफ बनाने हैं वो आसान हो जाते हैं। हमने देखा कि ये 2-2.5 हज़ार केसेस जो है गुजरांवाला में बनाए गए, तो यही चाह रहे थे सिंध में भी करना। अच्छा, सिंध में ये मुश्किल इसलिए होगा कि सिंध के जो इस वक्त IG हैं मुश्ताक महर साहब, वो बड़े ऑनेस्ट और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और पुलिस का एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि 1-2 साल का नहीं है बल्कि ये चला आ रहा है। और वो फ्रस्ट्रेशन क्या है, अभी हमने ऑर्गेनाइज्ड फोर्स की बात की, हमें ये समझना चाहिए कि पुलिस वो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है कि जिसको दूसरी ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस के मुकाबले में वो सहूलतें मैसर नहीं होती, ना वो ट्रेनिंग मैसर होती है, ना वो वसाइल हैं, और ना उनको वो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त दी जाती है। तो अब अच्छा, वो जो इज़्ज़त जब नहीं मिलती तो वो एक आपके अंदर लावा पक रहा होता है। तो ये लावा फटा है, ये 1 दिन या 1 महीने की बात नहीं है, ये पिछले कई बरसों से जो पुलिस ने फेस किया है, जिसको मुज़म्मिल साहब सिविल ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं, मैं डायरेक्ट पुलिस कहूँगा, वो लावा फटने की तरफ आ गया, इस वजह से ये हुआ। अच्छा, अब होना क्या चाहिए आइडियली तो होना ये चाहिए कि हम पिछले केसेस देखें, पिछले केसेस में हम अपने एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनको सज़ा नहीं देते। आप खरोटाबाद का वाक़या देखें, वहाँ एक फैमिली को मार दिया गया, वीडियो मौजूद थी, किसी को सज़ा नहीं मिली। कराची में एक बंदे को जो है वो मार दिया गया, पार्क में वो हाथ जोड़ता रहा, उन एहलकारों को माफ़ कर दिया गया। साहिवाल की ट्रेजेडी हमारे सामने है, वहाँ एक फैमिली को मार दिया गया, सारे अहलकारों को जो है वो माफ़ कर दिया गया। हत्ता कि हमारे यहाँ आइन शिकन जो लोग होते हैं टॉप के लेवल पे, किसी आइन शिकन को कभी सज़ा नहीं दी गई। आप महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट को तो छोड़ें, जिस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन आती है उस रिकमेंडेशन पे अमल नहीं होता। हम अपने राव अनवार की मिसाल ले लें, तो ये सारी चीज़ें क्या साबित करती हैं, मैं कनेक्शन बता रहा हूँ, यानी ये एक मंतकी नतीजे का यही मतलब है कि आप हालात वाक़यात का तसलसल देखें, और तसलसल हमें ये बतलाता है कि हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और जो आइन और कानून, जब देखिए आला सतह पर जब आइन मतलब आप ये कह रहे हैं, जब तक ये मामला पॉलिटिसाइज हो रहा था तब तक शुको को शबात थे, लेकिन जब आर्मी चीफ ने नोटिस ले लिया तो ये क्लैरिटी है कि मामला अपने मंतकी अंजाम रफा दफा कर दिया जाएगा, कहा जाएगा जी गलतफहमी का नतीजा था, भूल जाओ। ये होना है। क्विकली और कमेंट, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। अच्छा सरवती साहब, मैं आती हूं आपकी तरफ। अच्छा, आर्मी चीफ को IG सिंध ने 10 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट को और तफ्तीश करने वालों को कि 10 दिन के अंदर ही कर लें आप, वरना फिर हमारी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर लें। 1 नंबर 2, इस पूरे केस में सियासी पहलू भी है। रात 10 घंटे तक एक थाने पर कब्जा किया गया, और वहाँ 10 घंटे तक एक वफाकी वजीर और सूबाई असम्बली के अरकान एक बारिश इंस्पेक्टर को दबाव डालते रहे कि तुम रिपोर्ट लिखो। नंबर 3, अनिका ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनकी जर्नलिज्म की हिस्ट्री में ये सामने नहीं आया। मुझ में एक बूढ़ी रूह है बहुत ज़्यादा। भुट्टो साहब जब आए इक़्तिदार में तो NWFP की पुलिस ने हड़ताल कर दी थी, तो वहाँ भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ जनरल गुल हसन को भेजा था, और गुल हसन मामला टिक करा के आए थे, मंतकी अंजाम तक पहुँचाया था। चलें, यहाँ पे भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नोटिस ले लिया, उम्मीद करते हैं ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। किसने सोचा था कि कैप्टन सफदर एक कंट्रोवर्सी की वजह से लीडर बन जाएंगे, जिसने भी काम किया अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अरे हीरो बना दिया यार। अब आपको दे रही हूँ, फिर आप ताकि गिला ना करें मुझसे, जल्दी कह दीजिए जो भी आपका कमेंट है। मैं नहीं समझता रफा दफा होगा। अच्छा, आई डिसएग्री विद इट। मेरे ख्याल में बड़ा कांस्टेंट इस पे डिसीजन आएंगे, और ऐसे डिसीजन आएंगे जो मिसाली होंगे और ऐसे होंगे जो पुलिस को पैसिफाई करेंगे। ये मामला अब रफा दफा नहीं हो सकता। ठीक है, ये मामला रफा दफा होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। और इस पॉजिटिविटी के साथ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद इसका नोटिस ले लिया है। NBC का कमेंट मैं फिर से ऐड कर दूं कि 10 दिन के अल्टीमेटम दिया गया है IG सिंध की जानिब से कि आप 10 रोज के अंदर अंदर हमें इस मामले को निपटा करते हैं। आगे बात करते हैं उस खुशखबरी के हवाले से जो कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें दी है सुबह उठते ही, कि करंट अकाउंट पहली छमाही के लिए प्लस हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि करंट अकाउंट तकरीबन $80 करोड़ सरप्लस हो गया है। अब बेसिकली करंट अकाउंट होता
क्या है वो भी मैं यहाँ पर वाजे करती चलूँ, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी मैं आपको नहीं दूंगी शायद इस खबर की नौयत और बकौल वज़ीर-ए-आज़म ये खुशखबरी का अंदाज़ा लगाना आपके लिए मुश्किल होगा। करंट अकाउंट बुनियादी तौर पर एक मुल्क की मजमूई आमदन और मजमूई खर्च में फ़र्क को कहते हैं। अगर ये फ़र्क मुस्बत हो यानी आमदन से ज़्यादा और अखराजात से कम हो तो उसको करंट अकाउंट सरप्लस कहा जाता है, जिसके बारे में आज हमें प्राइम मिनिस्टर ने खुशखबरी दी इस आदाद शुमार के साथ कि करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए 89 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया है। लेकिन जो इंडिकेशंस उन्होंने दी हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं, क्या ये मईशत के दुरुस्त रास्ते पर जाने का इशारा हमें दे रहे हैं? एनबीसी योर कमेंट। चले मैं एनबीसी की तरफ आती हूँ, शायद किसी टेक्निकल एरर की वजह से मैं उनका जवाब नहीं ले पा रही हूँ। अनिका, देखिए, अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा बहुत ज़्यादा था पिछले कुछ अरसे के अंदर। जब एक इकॉनमी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी होती है, अपनी ज़्यादातर अशिया को इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तो फिर मसला वहाँ से शुरू होता है। और पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो 5.8 GDP भी बताई जाती है वो भी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी थी, जिसके अंदर हम बेशतर मवाद अपना और बेशतर अशिया अपनी इंपोर्ट किया करते थे। इस हुकूमत ने सबसे पहला अच्छा कदम ये उठाया था कि जो भी लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट हो रहे थे उनके ऊपर पहले कदगन लगाई। लेकिन यहां करंट अकाउंट को सरप्लस करने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है। एक तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी और बिजनेस के पहिए को चलाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड न्यूज के करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस के अंदर जा रहा है, डेफिसिट नहीं हम देख रहे। बट यहां अभी बहुत काम करने वाला है। यहां हम लोगों ने एक फायदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर कमी का देखा, लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो स्टेबल आ रही हैं। इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि आने वाले वक्तों के अंदर जो पेट्रोलियम है, जो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है, अगर वो एक बार फिर कीमतें उसकी बढ़ती हैं तो क्या हम फिर एक बार दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ चले जाएंगे सरप्लस की बजाय? तो इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे सबसे ज्यादा जो चीज तशवीशनाक लग रही है वो ये कि हमारी आज जो शिबली फराज साहब हैं वो कह रहे थे कि टेक्सटाइल मिल्स हैं वो सबसे फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही हैं, अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रही हैं। लेकिन कुछ मेरे जो अपने जानने वाले हैं, जो मिल ओनर्स हैं, वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डूइंग बिजनेस इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। चीजें अभी आगे बढ़ने लगी थी लेकिन ये पॉलिटिकल टर्मोइल ने तमाम चीजों को हॉल्ट पे लगा दिया। तो इसलिए जरूरी है कि हुकूमत इस पॉलिटिकल टर्मोइल को भी थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करे और इसके लिए इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को तुंदो तेज बयानात की बजाय थोड़ा सा मेलो डाउन करने की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक टर्मोइल एंड डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है। आपने पिछले दिनों में भी देखा था शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी फौरी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इंपैक्ट की थी। लेकिन आज स्टॉक एक्सचेंज का इंपैक्ट अच्छा रहा निका? अभी तो अच्छा रहा। मैं शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के टाइम की बात कर रही हूँ। हैविंग सेड दैट, हमारी जो डॉलर और रुपये की कदर है, डॉलर की कदर के अंदर जिस कदर इजाफा हो चुका है और अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, इसका फायदा हम तब उठा सकते हैं जिस तरह जापान ने अपनी इकोनॉमी को इतना एक्सपोर्ट बेस बना दिया कि उसका अगर डॉलर उसकी अपनी करेंसी से बहुत ऊपर भी था तब भी उनको फायदा होता था। डॉलर महंगा होने का फायदा सिर्फ तब हो सकता है जब एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान करें इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट को कम करने के। अब एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी की तरफ हम लोगों को ध्यान देना होगा। डॉक्टर साहब जी, आपका सवाल है कि दुरुस्त सिमत में जा रही है या नहीं, तो इसका जवाब तो नफी में है। अगर आप ये सवाल पूछती हैं कि ये अच्छी खबर है तो मेरा जवाब होता हाँ, खबर तो अच्छी है। मतलब ये ऐसी बात है कि अगर मेरी जेब में अचानक से पैसे आ जाएं तो ये खबर तो बहुत अच्छी है। लेकिन क्या इससे मेरी मईशत अच्छी हो गई है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो जवाब तो मेरा है नहीं आपके सवाल का कि दुरुस्त सिमत में नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, इसकी 2-3 वजह है ना। जरा इसके डेटा को हम देखें। पिछले 3 महीने की जिस क्वार्टर की ये बात हो रही है, ये हम 80 करोड़ तकरीबन, मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ, 79 है, मैं उसको 80 करोड़ पे ला रहा हूँ। अच्छा, 80 करोड़ का जो सरप्लस हमें बताया गया है उसमें से 50 करोड़ का सरप्लस तो सिर्फ जुलाई का था और 20 करोड़ का सरप्लस जो है वो अगस्त का था और उसके बाद जो 8-9 करोड़ है वो सितंबर का था। अच्छा, अगर आप इसको कोविड से मिलाकर देखें तो जितनी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी हमारा कम हुआ है, इसकी 2 वजह है ना सरप्लस बढ़ने की, कि हमारा इंपोर्ट कम हुआ। इंपोर्ट कम क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी। अच्छा, और जुलाई ही वो महीना है कि जिसमें हम सबसे ज़्यादा कोविड से मुतासर थे। हमारे यहाँ जो अमवात की शरह थी वो भी बहुत ज़्यादा थी और जनरली इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस थी। जब अंडर स्ट्रेस होती है तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है। जब रुक जाती है तो जाहिर है आपकी इंपोर्ट कम हो जाती है।
तो उस वजह से हमारा ये डेफिसिट जुलाई अगस्त सितंबर में ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी बेहतर हुई है तो बेहतर भी हुआ है। अच्छा, एक वजह, अब इसको मैं एक और मिसाल से समझाता हूं। देखें, इंडिविजुअली आप देख लें, फर्ज करें कि मेरा एक कारखाना है। अच्छा, मेरी आमदनी कैसे बढ़ेगी? मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाऊंगा तो आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, मेरे भाई दुबई में उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए। अच्छा, मेरे जब में पैसे आ गए, जो रेमिटेंस की बात हो रही है, ये सरप्लस जो बढ़ा है ये रेमिटेंस की वजह से बढ़ा है। रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस का मतलब है कि बाहर से किसी ने पैसे भेजे हैं हमें। अच्छा, मेरे भाई मुझे पैसे भेज देते हैं, इकोनॉमी मेरी चल नहीं रही, कारखाना मेरा एम ही चल रहा है। जब पैसे मेरी जेब में आ गए तो मैं नाच रहा हूं कि जनाब बहुत सरप्लस हो गया है। मैं लिखूं कि क्या मेरा कारखाना चल भी रहा है या नहीं चल रहा? अगर कारखाना नहीं चलेगा तो मेरी मईशत दुरुस्त समत में नहीं जा रही। इसलिए हमें ज़रूरी यह है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ तवज्जो दें। जैसे अभी कहा गया कि हम एक्सपोर्ट्स, और उसके लिए करना क्या है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विसेज सेक्टर पर तवज्जो की ज़रूरत है, जो मौजूदा हुकूमत की नहीं है। इनकी तवज्जो कहाँ है? ये शेल्टर होम बना रहे हैं, हर दूसरे दिन जाके वहाँ शेल्टर होम में तस्वीर खिंचवाते हैं। ये इससे आपकी इकोनॉमी नहीं चलती। या ये कि आप जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, मकान बना देंगे, मकान बनाने से भी आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। ये बात समझने की है। तो जब तक मैं अपने कारखाने को ठीक नहीं करूंगा, बाहर से मुझे पैसे आते रहेंगे, लेकिन मुझे खुश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरी मईशत सही समत में नहीं जा रही। जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, इस पर मैं एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे ऐड करूंगी। प्राइम मिनिस्टर के इस ट्वीट पर एक कमेंट आया, यूं कह लीजिए कि कोई ऐसा दिलजला जो महंगाई से बेचारा परेशान, उसने कहा कि जब आप आवाम की फलाह पर खर्च ही नहीं करेंगे तो करंट अकाउंट में सरप्लस ही होना है, और क्या होना है। जनरल साहब, योर कमेंट। देखिए, जिस तरह अभी अनिका ने बता रही थी ना, करंट अकाउंट इज बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो फर्क है आपका, और अभी डॉक्टर साहब बात करते बिल्कुल सही है कि आपका ये ठीक है, इट्स गुड थिंग दैट वी हैव डन। मैं मुसलसल ये एक बात करता हूँ कि हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है, हम किधर जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो हमारी सिर्फ टेक्सटाइल की बढ़ती है। दुनिया का सिर्फ 6% है ट्रेड का, ओवरऑल दुनिया में 6% जो ट्रेड होता है वो है टेक्सटाइल का। इसमें से हम कितना असर ले सकते हैं वो सब जानते हैं, इसमें उस पर हम बहस कर सकते हैं। जो 60 to 65% जो एक्सपोर्ट होती है या ट्रेड होता है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट एट द स्टैंड स्टिल पे है, वो है ही नहीं है। वो जो भी है, हम कौन सी ऐसी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अदर देन टेक्सटाइल जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारा, अगर हम सोचना शुरू करेंगे, यू बी सरप्राइज कि वेरी लिटिल दैट वी कैन डू। उस सेक्टर को आगे लेके जाने की जरूरत थी। दूसरा जो सेक्टर आपको मदद कर सकता था वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कोई रिजल्ट दे सकता था। उसकी तरफ भी हमने कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी कि एग्रीकल्चर सडनली राइज कर जाए और वो अपने जो एक्सपोर्ट्स, उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करके हम उससे कुछ कमा सके। मैं ऐसे मिसाल दूं कि आज से 10-15 साल पहले की बात है कि बॉम्बे से एक जहाज सुबह, एक जहाज शाम सिर्फ फूलों का ज्यादा था, बोइंग 747, और उनकी एक्सपोर्ट वाज अबाउट $4 बिलियन 15-20 साल पहले की इंडिया की बात कर रहा हूँ सारी। उसकी तरफ कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप प्रॉपर्ली फोकस ड्रिवन हमारी अगर ये इकोनॉमी हो, किसी मकसद के तहत चले, किसी एक सेक्टर को, दो सेक्टर को आप इंपॉर्टेंस देकर उसको आगे लेके चलें, देन आपकी जो इनकम बढ़ेगी और उस इनकम बढ़ने का फायदा फिर आवाम को पहुंचेगा। बाकी जो हम मुल्क के अंदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सारा को मुल्क के अंदर चलेगा काम उसका, उसमें एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगी, सब कुछ होगा। गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है। गवर्नमेंट का नंबर 1 जो अनिका ने बात की, नंबर 2 ये भी देखिए, कोविड के बावजूद प्राइम मिनिस्टर को हम सब ने उसको रगेदा भी इस बात पे कोई क्यों जो ये स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात आखिर में सच साबित हुई। अब दुनिया ने भी उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। अगर हम ये करते, अमेरिकन ने कहा अगर ये करते तो शायद $10 ट्रिलियन हम बचा लेते, लेकिन ये करने से हमारा जो मामला थे इतने बिगड़े नहीं है। बहरहाल इशू ये है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त तकरीबन रॉक बॉटम पे है, 2%, 3% जो भी ग्रोथ इसकी है। इसको ऊपर ले जाने के लिए जो मेजर इकदाम हैं उसकी मैंने जिक्र किया है, हो सकता है मैं और कुछ दोस्त और ऐड कर सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि सब कुछ अच्छा तो हो रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी को जिस डायरेक्शन में चलना चाहिए मेरा ख्याल है वो नहीं उस जा रही है। मतलब इतने भी अच्छे इंडिकेशंस हैं। नासिर भाई, चौथाई साहब, $89 करोड़ $20 लाख सरप्लस प्राइम मिनिस्टर ये खुशखबरी हमें दे रहे हैं, अच्छी इंडिकेशंस इकोनॉमी के लिए? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, और इसका अनिका ने भी और डॉक्टर साहब ने भी और जुनैद साहब ने भी बहुत सही पोस्टमार्टम कर दिया है कि कितनी शानदार खुशखबरी है। ये एक तरफ की बात है, मतलब हम दो तरफ देखें कि हमारा गर्दिशी कर्जा कितना, हम पर कितना कर्जा है गर्दिशी, तो हम पैपको को और दूसरे दारों को हमें पे करना है। हर तारीख में इतना बड़ा नहीं हुआ। फिर हम पे कर्जे कितने हैं और फिर हम कर्जे किस तरह पे कर रहे हैं। फिर हम करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने पर
इसलिए खुश हो रहे हैं कि ये पॉजिटिव में चला गया। पॉजिटिव में क्यों चला गया बता दिया सबने कि आपने अपनी ग्रामदाद बंद कर दी। तो बिल्कुल इस तरह है कि मैं अपने घर के अखराजात में 90% कमी कर दूं और कहूं कि मैं बहुत बचत कराऊं। मेरे बच्चे भूखे हों और उनको एक वक्त की रोटी ना बन रही हो बमुश्किल, और फिर मैं कहूँ कि मेरा बचत बहुत शानदार है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा हो गया है। दूसरी बात ये कि दरामद बरामद का मसला, मैं बासमती चावल रजिस्टर कराने के लिए यूरोप में अपना सर फोड़ रहा हूँ। भारत मेरा चावल ले जाकर अपने बासमती के नाम से बेचने की कोशिश कर रहा है और मैं उसके पीछे बस तक पूछता हूँ, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। पहले ये दुबई में हो चुका है काम कि वहाँ बासमती इंडिया का रजिस्टर हो चुका है और हमारा चावल बिक रहा है बोरियों में जाकर। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये। दूसरी बात ये कि आपकी कैश क्रॉप जो है वो तो दुखी है, कैश क्रॉप नहीं रही वो, अब वो डेबिट लोन क्रॉप हो गई है। हम उन पर भी अब कर्जा लेने पर मजबूर हो चुके हैं। हम कभी इम्पोर्ट कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी गंदुम ला रहे हैं, कभी गंदुम बाहर बेच रहे हैं। हमारे सिमत हमारी बड़ी खुशखबरी है, लेकिन सिमत अच्छी नहीं है। अभी तक हम पब्लिक को, आवाम को कुछ नहीं दे पाए हैं, ना रोजगार दे पाए हैं, ना उनको भूख पिलाते बताए। सरवर्दी साहब, स्टेट बैंक कह रहे हैं हमारे पहले क्वार्टर की इंपोर्ट जो है वो 3% कम रही हैं, जबकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 4% रहा है। उसके बाद ये आदाद-ओ-शुमार अच्छी इंडिकेशंस हैं ये? देखिए, मैं तो मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ जितनी पढ़ी लिखी गुफ्तगू और जितने आदाद-ओ-शुमार ये मेरे सारे दोस्त बता रहे थे। मेरा मतलब है कि मुझे तो ये समझ आया कि प्राइम मिनिस्टर को ये ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मेरा ख्याल है चेंज ऑफ नैरेटिव है। प्राइम मिनिस्टर इस प्रेशर में आ गए हैं कि उनकी गवर्नमेंट की नालायकी और उनकी जो इकोनॉमिक जो बुरी कारकर्दगी है वो इतनी अंडर क्रिटिसिज्म है कि वो गैर मकबूल हो रहे हैं अपनी मुआशी कारकर्दगी की वजह से। और वो अब उन्होंने पिछले दिनों ये बात आई भी थी कि उन्होंने कहा कि हमने मुआशी मैदान में जो कामयाबियां हासिल की हैं वो आम आदमी को पता नहीं लग रही, और हमें आम आदमी को बताना चाहिए कि हमने मुआशी मैदान में कितनी कामयाबियां हासिल की हैं। मेरे ख्याल में 2 साल जो नैरेटिव था कि पिछले खा गए, पिछले खा गए, पिछले खा गए, पिछले चोर थे, वो इतना ऑब्सोलीट हो गया कि अब बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर को और उनकी टीम को समझ आ गई है कि अब मज़ीद ये ढोल पीटा नहीं जा सकता। अब उनको बताना पड़ेगा कि नहीं, हमने कुछ किया है, क्योंकि अब सवाल आ गया उनकी कारकर्दगी पे। अच्छी बात है वो अपनी कारकर्दगी बताने लग गए हैं। सिम दुरुस्त है या गलत है, ये बात तो तय हो जाएगी जब आम आदमी इस कारकर्दगी पर अपना फैसला सुनाएगा और वो मानेगा कि ये कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है। लेकिन एक जो दुरुस्त सिमत में बात आई है कि इस हुकूमत को ये अकल आ गई है कि इसने पिछलों को गालियां दे के अब वक्त नहीं गुजार सकती, इसे अपनी परफॉर्मेंस बतानी है। इसको ये बताना है कि मैंने क्या किया है और मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे जिंदा रहना है। इनको अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के पास लेके जाना है। पिछलों के रिपोर्ट कार्ड पे अब ये मजीद सौदा नहीं बेच सकते। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चेंज है, ये बहुत बड़ी चेंज है, और इस चेंज को नोटिस करना चाहिए कि बिलाखिर ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को इस बात पर ले आई है कि वो अपनी कारकर्दगी और अपनी परफॉर्मेंस सामने रखें। बाकी जो ये माशी मैदान की कारकर्दगी मतलब है, आप ही कह रहे हैं सरवर्दी साहब, जब तक अवाम को बराह रास्त इसके समरात नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक हम इन इंडिकेशंस का कुछ नहीं कर सकते। हमें नहीं लग सकता कि इकोनॉमी अच्छी सिमत में जा रही है, नहीं जा रही है। अनिका क्विकली ऐड फ्रॉम द सिर्फ 3 इंडस्ट्री की तरफ अगर ये हुकूमत ध्यान कर ले तो इसको बहुत फायदा हो जाएगा। आईटी एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर, ये तमाम चीजें, आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करना। दूसरा, हम रॉ मटेरियल भेजने की बजाय वैल्यू एडेड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, कॉटन को भेजने की बजाय फैब्रिक की तरफ जाया जाए, सब्जियों को भेजने की बजाय उनको प्रॉपर पैकेज करके भेजा जाए। तीसरा, हलाल फूड इंडस्ट्रीज, ह्यूज मार्केट। ये 3 इंडस्ट्रीज की तरफ अभी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हुकूमत। चलें, क्योंकि मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आते तो एनसीयूसी के हवाले से आएंगे, जिसमें आज ये खतरा जाहिर किया गया है कि कोरोना के केसेस चूंकि बढ़ रहे हैं तो कुछ इंडस्ट्री की तरफ हमें जाना पड़ सकता है कि हम उन्हें बंद कर सकें। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। रोजाना की बुनियाद पर आज भी एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें ये बात सामने आई है कि मुल्क में जो कोरोना केसेस हैं वो एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आदाद-ओ-शुमार अच्छे नहीं है, चाहे कम ही क्यों ना हो। 19 अमवात हुई हैं इस वायरस की वजह से। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी गौर फिक्र किया जा रहा है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि जिनको बंद किया जा सकता है अगर आपने यानी कि अवाम ने एहतियात नहीं की, जिसमें ट्रांसपोर्ट शामिल है, बड़ी मार्केट्स हैं, शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्लिक जो मकामात हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा पब्लिक जो गैदरिंग्स हैं उन पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। तो हम यहाँ पर ये ज़रूर सवाल कर रहे हैं कि मुल्क में दोबारा पाबंदियाँ लगाने का वक्त आ गया है अगर केसेस इसी तरह से बढ़ते हैं। जनरल साहब बताइएगा, ये जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, वापस हम जा सकते हैं कि दोबारा से इन सेक्टर्स को बंद कर दिया जाए? ये वक्त आ चुका है? देखिए, सेक्टर्स का तो उन्होंने इंडिकेट नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कमेंट शायद ना कर सकूं, लेकिन इशू ये है कि ये दोबारा हो रहा है। फ्रांस में ये हुआ है, उन्होंने कई जगहों पे उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया 9 बजे के बाद रात को। इंग्लैंड में लोग बंद किए जा रहे हैं जगह से। तो इशू ये है कि चूंकि अभी तक इसका कोई एंटीडोट सही तरीके से सामने आया नहीं है और इससे खतरा है, जिस तरीके से हमारे आजकल के मौसम में तो वैसे ज़्यादा काफ़ी फ्लू हो जाता है, तो वो एक थोड़ा अलार्मिंग सी सिचुएशन शायद नजर आएगी हमें। तो अगर ये इस किस्म का कदम उठाते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें गवर्नमेंट को और उसको पब्लिक को और हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम की सेहत का मसला है और हमारा जो सेहत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है कि खुदा न खास्ता, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको बचा कर रखा अभी तक, वरना हमारा जो निज़ाम सेहत हमने गुज़श्ता कई सालों से जिसका उसकी बेहतरीन कारकर्दगी है उसकी, उससे बेस करके तो मेरी डर है कि खुदा न खास्ता अगर ये बढ़ा तो हमारे निज़ाम सेहत फिर बैठ न जाए कहीं। उससे बचने के लिए अगर हुकूमत कोई इक़दाम करती है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए और इसमें अवाम को भी अपना रोल अदा करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी अवाम ने वो एहतियात करनी बिल्कुल छोड़ दिया है। कहीं आप चले जाएं वो आपको खाम का झमघट्टा मिलना एक दूसरे के साथ उसी तरीके से, वही सब कुछ जो आज से 1 साल पहले था हमारा रवैया वही है। इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमें कोविड के साथ रहना सीखना है, जिसमें बेसिक एहतियात बहुत लाजमी है। और मैं फिर ये सपोर्ट करूँगा, अगर हुकूमत कुछ करती है, ऐसे इक़दाम उठाती है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। एनबीसी, अगर हम बड़े मार्केट्स और बड़े शॉपिंग मॉल्स के हवाले से बात करें तो वहां पर ये एसओपीज हैं कि पहले आपको मास्क लगाना होता है, सैनिटाइजर यूज करना होता है, फिर आप अंदर जाते हैं। तमाम छोटी मार्केट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये वक्त आ गया कि पाबंदियां लगा दी जाए। देखिए अब हम इस पर कितनी बार बात कर चुके हैं और हमने कितनी बार गवर्नमेंट को दरख्वास्त की हाथ जोड़कर कि आप जज्बाती ना हो, ये कोरोना है, ये नामालूम कातिल है, ये आपको कभी भी कर सकता है, झुका सकता है, इसकी वैक्सीन मिली है। लेकिन जाहिर है ना डॉक्टर्स की सुनी गई ना हमारी सुनी गई। जज्बातियत बहुत ज्यादा थी। मेरे गरीब दिहाड़ी वाले मजदूर जब भी मर रहे हैं, जो भी बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं, और मेरे मीशत का क्या होगा? मैशत तो अभी मफलूज है आपकी, अभी तक टेक ऑफ नहीं किया उसने। आप कुछ भी कहते रहे, मैशत में टेक ऑफ उसका असर नहीं करेगी, तब तक आम को फायदा नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपका गवर्नमेंट हमारे तो नहीं आया, हमारे वाकई नहीं आया कोरोना, अभी भी नहीं है हमारे। अब ये जो नया कोरोना आया है, इसकी आप शिद्दत का अंदाजा करें कि 4-8 दिन में तो बंदा मर रहा है। पहले 14-15 दिन के बाद मालूम होता था क्या सूरत हाल है। अब 19-20 लोग मर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो मेरा तजुर्बा है स्वास्थ्य का, जो 4 रोज पहले अस्पताल में दाखिल हुए, जो 5 रोज पहले अस्पताल में दाखिल हुए और फौरन उनको बेंच लगाया गया, तो नहीं बच पाया वो। इसका मतलब है अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोरोना के वायरस से कोई ज्यादा ताकत आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले भी कहते थे जज्बात में ना आए, जोश पे ना आए, बड़े इदारों को ना खोलें, बड़े इंस्टीट्यूशन को ना खोलें। बड़े शॉपिंग मॉल तो ठीक है, कर रहे हैं जो भी करना है उनको, लेकिन ज्यादा लोग छोटे बाजार में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा लोग, मैं और रांची इस्लामाबाद के बाजार मैंने देखे, पिशावर के बाजार भी देखे, कच्चा पानी चले जाए आप, क्या रश होता है, क्या अरे लोग होते हैं एक दूसरे से जाने से शरण टकराता है उनका, वो काम कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता मतलब आवाम खुद मजबूर कर रहे हैं कि हुकूमत इस किस्म का कोई भी फैसला ले। हाँ, तो पहले भी लेना चाहिए था, अभी भी ले सकती है। ज़िया, मुझे कमेंट कर दीजिए। जी जी जनरल साहब, जी जनरल साहब। देखिए, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारे एक तबका जो शहरों में है वो इफेक्टेड नहीं है ज्यादा, और जो हमारे देहात हैं वहाँ पे अल्लाह के फजल से इतने इफेक्ट नहीं है उसका।
तो बीच में जो तबका हमारा पिस रहा है ना, जिसके हम सब इशारा कर रहे हैं, जो मिडिल या लो मिडिल इनकम के लोग हैं, या जो गांव छोड़ के शहर आके शहर में भी नहीं है और गांव में भी नहीं है, वो लोग मारे जा रहे हैं। उनके लिए हुकूमत को एक तो रोजगार का बंदोबस्त एक तरफ वो मसला है उनके लिए, दूसरा अगर बंद नहीं करते वो मसला है। तो ये कैच-22 है। आई थिंक गवर्नमेंट मस्ट टेक अ वेरी वेल कंसिडर्ड स्टेप इसमें। मुज़म्मिल साहब, एनबीसी जनरल साहब ने जो पॉइंट रेज किया है, मैं भी उसी को ही लेके आगे बात बढ़ाऊंगी कि जो ए कैटेगरी के शॉपिंग मॉल्स हों या सोसाइटीज़ हों, वहाँ पर एसओपीज़ की हम देख रहे हैं कि उस पर लोग अमल कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे इलाके हैं ना, वहाँ पर इस पर लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। बड़े शॉपिंग मॉल्स में तो अमीर आदमी जाता है और वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें बिकती हैं, और वहाँ पे स्टोर्स भी ब्रांडेड होते हैं, और वहाँ पे जो फूड चेन्स हैं वो भी इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल्स होती हैं। तो वो अमीर आदमी को तो अपनी सेहत की बहुत परवाह होती है और उसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और उसका शऊर भी, क्योंकि पैसा जो है वो आपको शऊर भी दे देता है और अपने दिफा का हक भी दे देता है। मसला तो गरीब आदमी का है। गरीब आदमी बड़े मॉल्स में कहाँ जा सकता है? तो बढ़िया गरीब आदमी तो आम बाज़ारों में से, दुकानों में से चीज़ें ख़रीदता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कल्चर भी तो ऐसा दिया है ना, देखिए ना, लोग गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट ने जो कल्चर दिया है, लोग उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि हुकूमत ने खुद ही ये रायमा हमवार की कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, और फ़िक्र की कोई बात नहीं है। लोगों ने हुकूमत की इस बात पर यकीन किया और ये बिलीव कर लिया कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, और पाकिस्तान में कोरोना ने हमला नहीं किया और हमने कोरोना को शिकस्त दी है इस मार्के में, और इसके बाद हम आज़ाद हैं। हम फातेह कौम की तरह बाहर निकले हैं और अपना काम करना हमने शुरू किया है। अब अगर आप दोबारा लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि नहीं वो शिकस्त आर्जी थी और उस वक़्त हम आपसे ब्लफ कर रहे थे, वो शिकस्त कोरोना को मुकम्मल शिकस्त नहीं हुई थी और उसने दोबारा सर उठा लिया है, तो मेरा ख्याल है इसके लिए भी हुकूमत को ही वो कल्चर पैदा करना पड़ेगा। हम पहले भी कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर मास्क नहीं लगाते हैं, वज़रा मास्क नहीं लगाते हैं। हमने फिर देखा कि गवर्नमेंट ने खुद अपनी सरकारी तकरीबात में सैकड़ों हज़ारों लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। फिर जब गवर्नमेंट ने सैकड़ों हज़ारों लोगों की तकरीबात कर ली तो अपोजिशन के पास भी मतलब आप ही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले खुद इन चीज़ों को इनकी पाबंद हो, बाद में वो आवाम से एक्सपेक्टेशंस रखें। हाँ, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब जी, मैं ज़रा सा मुख्तलिफ राय रखता हूँ। मेरा नहीं ख्याल है कि अभी पाबंदी लगाने का वक्त आया है, क्योंकि जो डेटा अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 6 महीने से ये तकरीबन वायरस चल रहा है। पहला 27 फरवरी को आया था, उसके बाद जो हम तेज़ी से बढ़े वो सेकंड क्वार्टर में, यानी मार्च अप्रैल मई में हमारे यहाँ तेज़ी से बढ़े, और वही वो वक्त था कि जब हमने किसी हद तक जो थोड़ा बहुत लॉकडाउन हमने किया वो उसी दौरान में किया, जिसमें हमने कई फैक्ट्रियाँ भी बंद कर दी, स्कूल सारे बंद थे, बहुत हमने काफ़ी हमने उसको रुकावट लगाई थी, जिसमें हमने पुलिस को भी इस्तेमाल किया था, दूसरे इदारों को भी इस्तेमाल किया था। तो हम पीक पे कहाँ पहुँचे थे? पीक पे हम पहुँचे थे जब हमारे यहाँ एक दिन में सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी, वो था 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमारे यहाँ 153 अमवात हुई थी एक दिन में, और वो हाईएस्ट है अब तक। उसके बाद से ग्रेजुअली हमारे यहाँ आप देखें तो बाय द एंड ऑफ जुलाई वो कम होके नीचे आती चली गई। और इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त सूरत हाल ये कि अब तक हमारे यहाँ टोटल केसेस हैं 3.25 लाख थे। 3.25 लाख में से 3,15,000 केसेस ठीक हो चुके हैं, यानी वो माइल्ड केसेस थे वो ठीक हो चुके हैं। और इस वक्त जो इन्फेक्टेड लोग हैं एक्चुअली कोरोना के, जो आदाद शुमार बतला रहे हैं सरकारी भी, वो 8-9 हज़ार के करीब हैं टोटल। तो ये और अमवात भी हमारे यहाँ 19 है, यानी 153 से हम 19 पे आ गए हैं, जो कि बहुत मैनेजेबल है। जबकि हम इस दौरान में हमने काफ़ी चीज़ों को रिलैक्स भी किया है। तो मैं असेंशली इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि पाबंदियाँ लगाई जाएं, क्योंकि पाबंदियाँ लगाने से हम उसको इम्पोज नहीं कर सकते। हमारे पास वो रिसोर्स, जैसे मैं इस पर कम अज़ कम इस पर मैं इमरान खान साहब से, अपने प्राइम मिनिस्टर से मुत्तफ़िक़ हूँ कि हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम पाबंदियाँ लगाकर फैक्ट्रीज में हम जो है मुदाखलत करें या और दूसरी जगहों में मुदाखलत करें। हमारी इकोनॉमी को भी चलना है। कुछ अच्छी खबर आती है, अगर हम इसमें पाबंदियाँ लगाएंगे तो इकोनॉमी हमारी और रिवर्स में जाएगी। अभी इतनी खतरनाक सूरत हाल नहीं है कि हम पाबंदियाँ लगाएं। अनिका, देखें, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ज़रियात के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। खुदारा थोड़ा सा घबरा लीजिए, इसलिए क्योंकि यहाँ अब घबराने का जो है वो सिर्फ अवाम के लिए नहीं बल्कि ऑपोजिशन के लिए और हुकूमत के लिए भी वक्त हो गया। क्यों? क्योंकि किसी का भी
बस नहीं चल रहा कि वो मास्क फेंके और वो ही उसी तरीके से अपने पुराने तर्जे अमल को कंटिन्यू करे। अवाम को देखते हैं एक दूसरे के मुंह पे खांस रहे होते हैं, मास्क हमने पहनना नहीं है, हाथ हमने मिलाना है, जफियां हमने डालनी है। ये सारी की सारी सूरत हाल हमारे माशरे का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल बनी हुई है कि हमने मिलना है तो बस ऐसे ही मिलना है, इसके अलावा मिलने का और कोई तरीका नहीं है। तो अवाम ने तो सुनना है नहीं। मेरी पहले तो अवाम से दरख्वास्त है कि खुदारा अपनी जान का ख्याल खुद रखिए। 19 लोगों की अमवात वाक़या हो चुकी हैं आज के दिन, 660 टोटल केसेस हैं। ये एक छोटी अमाउंट नहीं है, इसलिए क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके शदीद स्मॉग के अंडर इन्फ्लुएंस होंगे और ऐसे में ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत शदीद बढ़ती हुई नजर आती हैं। इवन लास्ट ईयर इस्लामाबाद में भी सर्दियों के अंदर जो हेल्दी एयर होती है उसके कंपैरिजन में वाज नॉट अ हेल्दी एयर एट ऑल। यहाँ भी स्मॉग देखी जा रही थी, उमूमन इस्लामाबाद में ऐसा नहीं होता। अब जरा हुकूमत की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने मास्क पहनना नहीं है, मरियम नवाज साहिबा की बात भी कर लेते हैं, अपोजिशन की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं पहनना। वाहिद एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो कि मास्क पहन कर फिर रहे होते हैं और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत के मुशीरान की तरफ से उनके अजरक वाले मास्क का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। जब आप ऐसा तज़हीक आमेज किस्म का रवैया रखेंगे ना तो अवाम भी सोचेंगे मास्क पहनना शायद कोई मसखरा बनने के मुतरादिफ है, इसलिए मास्क ना ही पहना जाइए। तो मास्क को आम करना तमाम लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप और जो इवन अवामी सतह के ऊपर, मोहल्ले की सतह के ऊपर भी लीडरशिप है, तमाम की जिम्मेदारी है। सो वी नीड टू प्ले आवर पार्ट। चलें, अनिका ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट ऐड किए। मैं मजीद इस बहस को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, मेरे पास वक्त मुख्तसर है। मैं चाह रही हूँ कि अगला सवाल भी मैं दस्ती शामिल करूँ। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम डिवीजन उमर अयूब साहब कहते हैं कि इस बार मौसम सरमा में मुल्क को कुदरती गैस की शदीद किल्लत का सामना रहेगा। अब वो ये भी कह रहे हैं कि गैस की तलब और रसद में आने वाले फ़र्क को वजह करार दिया गया है। यही वजह है कि मौसम सरमा में गैस की किल्लत रहेगी। ताहम ये जो उन्होंने अब बता दिया है कि मौसम सरमा में गैस इस तरह से अवेलेबल नहीं होगी जैसे कि होनी चाहिए, तो क्या हुकूमत के पास इस मसले का कोई हल है भी या फिर सिर्फ बताना ही हम लोगों के लिए काफी होगा? एनबीसी क्विकली विद इन 40 सेकंड्स प्लीज। वो तो ये भी कहते हैं कि इसी हुकूमत ने गैस पाइपलाइन डालने की मंजूरी नहीं दी, जबकि इसी हुकूमत 1 महीने पहले दी चुकी है, रिकॉर्ड के ऊपर है। तो सदर ने कहा था कि हम 2 महीने में डाल देंगे थे पाइपलाइन। काबीना के इजलास में जो उन पर हमले दर हमले 6 हमले हुए हैं, वो भी उनको भी याद है कि किसने क्या कहा उनके बारे में, किसने क्या कहा नजीम बाबर के बारे में। तो हुकूमत के पास वाकई मसले का हल नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास विजन नहीं। हुकूमत के पास ये विजन नहीं था कि जब गैस की कीमतें कम हुई थी, तेल की कीमतें कम हुई थी, तो उनको इम्पोर्ट कर लेनी चाहिए थी, एडवांस बुकिंग करानी चाहिए थी। वो नहीं कराए उन्होंने, कहा कैप्सिटी का मसला ही नहीं था, 3 महीने बाद की बुकिंग होती है, नीलामी होती है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया और अब ये हायर कर भी नहीं किया होगा। डॉक्टर साहब, वाकई हल नहीं गवर्नमेंट के पास? मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई हल है, क्योंकि हल होता तो नज़र आता। ये तो सिर्फ खबर दे रहे हैं कि भाई ये होगा, और ये हर साल हम सुनते रहते हैं। अब इनको 2-2.5 साल से ये हैं, हर साल इनको पता होता है कि सर्दी में ये सूरत हाल नाजुक हो जाती है। तो हम ये जानना चाहेंगे मोहतरम वज़ीर साहब से कि इन्होंने इन 2.5 साल में क्या किया। तो प्रैक्टिकली कोई इनकी पॉलिसी नहीं नज़र आई। 2-4 हल थे जो ये कर सकते थे। मिसाल के तौर पर बाहर से गैस मंगाई जा सकती थी, मिसाल के तौर पर जो CNG के स्टेशन है उनको बंद किया जा सकता था, मिसाल के तौर पर जो इंडस्ट्रियल यूज़ है गैस का उसको या तो उसमें रुकावट लगाई जाती या उसके रेट बढ़ाए जाते, ताकि जो डोमेस्टिक यूज़ है जहाँ पर लोग सर्दी में ठिठर रहे होते हैं, जहाँ गैस नहीं आती घर में, वहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकते। लेकिन हुकूमत ने ये सब कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि उनके पास अभी इसका कोई हल नहीं है। अनिका, हुकूमत ने और उमर अयूब साहब ने अभी ये जो बयान दे कर किया ना, वो ये है कि 3.5 ना रहना। अपने ऊपर आप जितने रजाइयाँ कंबल निकाल सकते हैं, गर्म कपड़े निकाल सकते हैं, निकाल लें। खाना एक सर्टेन टाइम के ऊपर बना लें जब गैस आ रही होती है, लेकिन हमसे ना सवाल करें क्योंकि सर्दियों में किल्लत आनी है। तो आपका सवाल ये है कि क्या कोई हुकूमत के पास हल है? सादा सा जवाब ये है कि नहीं। सरवर्दी साहब, नहीं, ठीक बात है। अगर हमने सरप्लस में लेके जाना है तो फिर हमें इंपोर्ट बंद करनी पड़ेगी। और अगर हमें पेट्रोल, उम्मीद है कल ये हुकूमत ऐलान कर दे कि हमारे पास पेट्रोल की कमी हो रही है। और अब मैंने दुनिया में ऐसे ममालिक भी में गया हूँ जहाँ सिर्फ हफ्ते में 2 दिन पेट्रोल मिलता था और ना करें सरवर्दी साहब, पहले आपको जून में सिचुएशन याद है, बचाते थे। तो ये कल को कहेंगे कि आप एक वक्त रोटी खाया करें। हमने रोटी भी बंद कर दी है, हमने पेट्रोल भी बंद कर दिया है, हमने गैस भी बंद कर दिया है, और उसके बाद फिर हमें बताएंगे कि हमने इतने डॉलर्स बचा लिए हैं और ये सब आपका जो है आपकी लाशों पर बचाए हैं हमने। करंट अकाउंट डिफिसिट कम हो गया,
जनरल साहब खर्च नहीं करेंगे तो मतलब खजाने में import ना नहीं करेंगे तो बचेगा ही ना। फिर आप कहेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप हमने कम कर लिया, सरप्लस कर लिया, हमने गैस इंपोर्ट नहीं की है। सही बात। ठीक है ना, तो बचा लिए ना पैसे, तो कोई ठीक है, बात नहीं। जनरल 22 साहब, करोड़ अवाम अगर चलें उसकी चलें तकलीफ थोड़ा सा बर्दाश्त कॉपरेट कर कीजिए लें, ना, डॉलर तो लास्ट बच मिनट गए है, हैं। मैं जरा पॉइंट ले लूं उनका भी जनरल साहब का। जनरल साहब, अगर तो हल होता तो उमर अयूब साहब ये बात ही ना करते। फैक्ट दैट को बात कर रहे हैं और आज तक जिस के अंडर स्ट्रेस है गवर्नमेंट ऐसी बात ना करती। प्रॉब्लम इससे ज्यादा सीरियस है। हमें मेरा ख्याल है इस वक्त टाइम नहीं, उससे बहस नहीं कर सकते। इससे ज्यादा सीरियस है जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गैस हमें चाहिए, लेकिन गैस के ऊपर किस रेट पे चाहिए, क्या ले सकते हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड कर सकती है। ऑलरेडी जो एनर्जी सर्किट में हमारा जो जिस तरीके से हमारा सर्कुलर डेट है वो हमारे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी डू। सही हल होता तो उमर अयूब साहब इस तरह की बात नहीं करते। उनका बयान बता रहा है कि उनके पास इस मसले का हल नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ नाज़रीन के गर्मियों में बिजली नहीं है और सर्दियों में गैस। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।